नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हो द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी ये चैनल। चलो फिर, तो आज हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 की जिस चैप्टर का नाम है बीज पेरले गेले, है ना। तो फिर आज हम ये चैप्टर देखने वाले हैं। तो बीज यानी सीड्स, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि सीड्स सिर्फ पेड़ों के ही रहते हैं ना, सीड्स विचारों के भी हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें वही तो देखना है कि बचपन में हमारे मन में कुछ विचारों के सीड्स अगर बोए जाए तो आगे चलकर वही सीड्स मतलब विचार रूपी सीड्स फलते फूलते हैं और उसकी परिणति जो है वो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या हमारे करियर में हमें हो सकती है ना। तो बचपन में जो आपके दिमाग में जिस प्रकार के बीज बोए जाते हैं, आगे चलकर आप उन्हीं बीजों के फलस्वरूप फलते फूलते हो या बढ़ते हो। चलो, तो यही इस चैप्टर में बताया गया है। एक स्पोर्ट्समैन की ये कहानी है। देखो, बीज पेरले गेले मतलब बीज जो है वो बचपन में ही बोए गए थे। कौन से बीज? विचारों के। और किस तरह के विचारों के? स्पोर्ट्स के विचारों के बीज इनके मन में बचपन में ही बोए गए थे, ऐसा इनके कहने का मतलब है। चलो, तो फिर राइटर का नाम है चंदू बोर्डे, है ना। चंदू बोर्डे एक इंडियन स्पोर्टमैन रहे हैं जिनको हम क्रिकेटमैन भी कह सकते हैं। चलो, तो इनका जन्म 1934 में हुआ था। चलो आगे देखते हैं, परिचय देख लेते हैं रायटर का। चंद्रकांत बोर्डे हे भारतीय क्रिकेट संघातील जागतिक कीर्तीचे खेळाडू आहेत। मतलब ये इस चैप्टर की जो राइटर है ये इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं अपनी इंडिया की तरफ से क्रिकेट में। आगे देखते हैं, निवृत्तीनंतर त्यांनी क्रिकेट प्रशासनाचे काम केले। यानी जब ये क्रिकेट से रिटायर हो गए तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का काम किया, है ना। जैसे बीसीसीआई होता है ना, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, मतलब किसको लेना किसको बाहर रखना टीम में, तो इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी इन्होंने किया है रिटायर होने के बाद। आगे देखो, राष्ट्रीय निवड समितीचे ते अध्यक्ष होते। देखो, मैंने क्या कहा कि जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं तो उस एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष रहते थे। मतलब क्रिकेट की टीम में किसको लेना है किसको नहीं लेना वो सब कुछ फैसला इनके हाथ में था, क्योंकि ये उसके अध्यक्ष थे। आगे देखो, क्रिकेटमधील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना अर्जुन पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार तसेच सी.के. नायडू जीवन गौरव पुरस्कार यासारख्या पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलेला आहे। देखो, अगर आपको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ जानकारी है तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में स्पोर्ट्स में अगर जैसे कि राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है सबसे बड़ा, उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद पद्म भूषण पुरस्कार। ये किसी भी क्षेत्र वाले आदमी को दिया जाता है अगर उसकी उस क्षेत्र में अच्छी कामगिरी है तो, है ना। तो इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, वैसे ही इनको सी.के. नायडू जीवन गौरव पुरस्कार भी मिला है। तो इतने अच्छे अच्छे पुरस्कार इनको मिले हैं। आगे देखो, देखो प्रस्तुत पाठात चंदू बोर्डे यांनी आपल्या बालपणातील काही आठवणी सांगितल्या असून आपल्या मनात क्रिकेटचे बीज कसे पेरले गेले आहे हे सांगितले आहे। देखो, मतलब इस चैप्टर में क्या बताया गया है, राइटर ने हमें बताया गया है कि उनके बचपन में ही उनके मन में कैसे ये क्रिकेट का जो खेल रहता है उसके जो बीज है वो कैसे बचपन में ही उनके सोच में उनके माइंड में कैसे बोए गए थे, यही इस चैप्टर में उन्होंने हमको बताया है। आगे देखो, त्यातून त्या काळाचे हुबेहूब चित्र आपल्या डोळ्यासमोर रेखाटण्यात चंदू बोर्डे हे यशस्वी झाले आहेत। देखो, मतलब यहाँ पर उन्होंने अपने सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि उस वक्त उनकी कंडीशन कैसी थी ये सब कुछ उन्होंने हमें बताया है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि उनका सफर कैसा रहा है। देखो, बालमित्रांनो, मी तुमच्या एवढा होतो तेव्हा अगदी तुमच्यासारखाच खेळकर, खोडकर व उपद्व्यापी होतो। राइटर क्या कहता है कि बच्चों, मैं जब आपकी उम्र का था तब मैं आपकी तरह ही, मतलब कुछ है ना, कुछ मस्तीखोर, है ना, मतलब जिसको खेलना बहुत अच्छा लगता है ना, और कुछ और भी जो भी आप करते हो वैसे ही राइटर करते थे। चलो, उलटी सीधी चीजें। चलो, माझा जन्म पुण्यातच एका गरीब कुटुंबात झाला।
राइटर कहता है कि मेरा जो जन्म है वो पुणे में ही एक बहुत ही मतलब पुअर फॅमिली में हुआ था. आगे देखो. माझे वडील त्यावेळेस पोलीस खात्यामध्ये तुटपुंजा पगारावर नौकरी करत असत. मतलब राइटर के जो फादर थे वो पुलिस पुलिस प्रशासन में किसी छोटी सी नौकरी के ऊपर काम करते थे. आगे देखो. तेव्हा साहजिकच गरीब कुटुंबाच्या वाट्याला येणारे सारे कष्ट व दुःखे आम्ही भोगत होतो. मतलब राइटर का कहना है कि हमारी कंडीशन बहुत पुअर होने की वजह से जो भी हालात एक पुअर फैमिली को फेस करने पड़ते हैं वो सब हालात हमको फेस करने पड़ते थे. आगे देखो. अशा परिस्थितीत वडिलांना आम्हा मुलांसाठी खेळणी विकत घेणे शक्यच नव्हते. देखो. मतलब राइटर कहता है कि हमारी कंडीशन पुअर होने की वजह से हमारे पापा जो है हमारे लिए मतलब टॉयज वगैरह खरीद नहीं सकते थे. आगे देखो. दुसऱ्या मुलांच्या हातात खेळणी पाहून आम्हाला त्यांचा हेवा वाटत असे. मतलब ये राइटर जब अपने दोस्तों के हाथ में जब कोई अच्छे खिलौने देखते थे तो उन खिलौने की तरफ देखकर इनको बहुत ही मतलब ये कुछ जलस फील होता था, है ना. ऐसा यहाँ पर कहा गया है. तरी पण गलीतल्या मुलांना जमा करून उन्हातान्हात विटीदांडू खेळणे, पतंग उडवणे, कधी मधी कॅम्पसमधील कॅनॉलमध्ये चोरून पोहणे, कैऱ्या पेरू पाड़ून त्यांचा एच्छेद स्वाद घेने. देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई गई है तो मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता हूँ. देखो. राइटर कहता है कि हमें भले ही खेलने के लिए टॉयज ना मिलते हो फिर भी हम क्या करते थे, अपने दोस्तों को गली के दोस्तों को जमा करते थे और उनको जमा करके मतलब एक जगह कर बुलाकर विट्टी दांडू, है ना, गिल्ली डंडी बोलते हैं, ये खेलते थे. बाद में हम पतंग उड़ाते थे. और इतना ही नहीं, हमारे कैंपस का जो कैनाल था उस कैनाल में हम छिप छिप कर मतलब ये करते थे, स्विमिंग करते थे, है ना. और इतना ही नहीं, आगे देखो. कैऱ्या पेरू पाड़ून त्यांचा इच्छेद स्वाद घेने. मतलब कोई आम के पेड़ रहते हैं, कहीं पे अमरूद के पेड़ रहते तो उन वो भी वो आम के पेड़ों के ऊपर जाकर उनको खाते थे, आम को, है ना, अमरूद को वगैरह वगैरह. आगे देखो. घरात जाळण्यासाठी आणलेल्या लाकडांतूनच बॅट व स्टंप तयार करणे आणि कुठून तरी जुना पुराना बॉल पैदा करून क्रिकेट खेळणे असा आमचा दिवसभराचा कार्यक्रम असायचा. राइटर कहता है कि इतना ही नहीं, मतलब आपको तो पता होगा कि पुराने जमाने में हर घर में एक चूल्हा रहता था. मतलब आज भी अगर आप खेड़े में देखोगे तो चूल्हे रहते हैं खेड़ों के घरों में, है ना. तो राइटर कहता है कि उन चूल्हों में जो मतलब जलाने के लिए लकड़ी लाई जाती है, हम क्या करते थे, उस लकड़ी में से कोई जो छोटी छोटी लकड़ियां रहती थी उनके स्टंप बनाते थे. अगर कोई अच्छी लकड़ी है तो उसकी बैट बनाते थे और कैसा इधर उधर से लाकर जुगाड़ करके बॉल पैदा करते थे और दिन भर हम क्रिकेट खेलते रहते थे. ऐसा हमारा कुछ शेड्यूल था. आगे देखो. संध्याकाळी घरी येईपर्यंत माझ्याबद्दल बऱ्याच तक्रारी आईच्या कानावर आलेल्या असायच्या. देखो. राइटर कहता है कि दिन भर हमारा कुछ शेड्यूल इस तरह का था, तब कोई ना कोई तो हमारी कंप्लेन हमारी माँ के पास करता ही रहता था. और आगे देखो. दिवसभराच्या खेळाने भूक तर खूपच लागलेली असायची. घरात पाऊल ठेवतो न ठेवतो तोच पाठीवर धम्मक लाडू व चापट पोळ्यांचा इच्छित वर्षाव व्हायचा. देखो. मतलब राइटर क्या कहता है कि हम दिन भर खेलते खेलते थे, कूदते थे, दौड़ते थे, इधर जाते थे उधर जाते थे, मतलब बहुत सारी मस्ती हम करते थे. और इतनी सारी मस्ती करने के बाद तो भूख लगना तो लाजमी है ही. फिर बहुत भूख लगती थी और जैसे ही हम घर में जाते थे और घर में जाने के बाद मतलब हमारी पिटाई होती थी, ऐसा राइटर कहता है. आगे देखो. मग मी घरातच एका कोपऱ्यात जाऊन रडत बसायचा आणि तिथे झोप लागायची आणि जाग यायची ती आईच्या प्रेमळ कुशीत. राइटर कहता है कि ठीक है, मतलब जब मैं घर में जाता था तो मतलब पिटाई होती थी और पिटाई होने के बाद मैं एक घर के कोने में जाता था और उस कोने में जाकर रोता था और बाद में वहीं पर सो जाता था. लेकिन जब सुबह मुझे नींद से मैं जगता था तो मुझे पता चलता था कि मैं तो अपने माँ के पास ही सोया हूँ. मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि एक माँ का प्यार किस तरह का रहता है. मतलब माँ आपको पीटती भी है और आपको प्यार भी वही करती है. कुछ इसी तरह की कंडीशन यहाँ पे बताई गई है. आगे देखो. नंतर माझ्या वडिलांची बदली वडगावला झाली. त्याचा परिणाम असा झाला की
मला व माझ्या थोरल्या भावाला शाळेसाठी पुण्यातच काकांकडे राहावे लागले। देखो राइटर क्या कहता है कि बाद में क्या हुआ कि पहले हम पुणे में रहते थे, लेकिन मेरे पापा की जो ट्रांसफर है वो वडगांव को हो गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों को, मतलब मुझको और मेरा जो बड़ा भाई, थोरला यानी बड़ा भाई, हम दोनों को पुणे में ही रहना पड़ा। और किसके पास? हमारे चाचा जी के पास हमें रहना पड़ा। आगे देखो। त्यावेळेस मी अवघ्या 9-10 वर्षांचा असेल। त्या लहान वयात आई वडिलांपासून दूर रहने माझ्या जीवावर येई। देखो राइटर क्या कहता है कि जब हमारे मतलब माँ और बाप ट्रांसफर होने की वजह से दूसरे गांव को गए, तब मेरी उम्र मानो 9-10 साल की ही थी। तो उतनी छोटी सी उम्र में माँ बाप से अलग रहना मतलब बहुत बड़ी चीज थी ये मेरे लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 3rd या 4th क्लास में जब राइटर रहा होगा, तब उनको अपने माँ बाप को छोड़कर रहना पड़ा। आगे देखो। खूप रडायला यायचे, पण त्याचा काही उपयोग व्हायचा नहीं। हट्ट धरूनही बघितला, पण व्यर्थ। राइटर कहता है कि मैं छोटा होने की वजह से मुझे माँ और पापा की मतलब बहुत याद आती थी, इसलिए मैं रोता था। और कभी कभी मैं जिद पकड़ के बैठता था कि अब मुझको उनके पास जाना ही है, लेकिन फिर भी उसका कोई भी मतलब असर नहीं होता था चाचा जी के ऊपर, और मुझे वहीं पर रुकना पड़ता था। आगे देखो। पण व्यर्थ, आम्हाला सोडून जाणे आई वडिलांच्याही जीवावर आले होते, परंतु मुलाने चांगले शिकावे, मोठा ऑफिसर व्हावे आणि घराण्याचे नाव उज्ज्वल करावे या उद्देशाने त्यांनी कसे बसे मन घट्ट करून आमचा निरोप घेतला। मतलब राइटर कहता है कि जैसा मतलब माँ और पापा को छोड़कर अलग रहना हमारे लिए भी मुश्किल था, वैसा ही उनके लिए भी मुश्किल था। फिर भी मतलब माँ और पापा की इच्छा थी कि बच्चों ने अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा ऑफिसर बनना चाहिए, और इतना ही नहीं, अपने खानदान का नाम उन्होंने रोशन करना चाहिए। इसीलिए ना चाहते हुए भी मम्मी और पापा हमको छोड़कर गए। आगे देखो। नंतर माझ्या आयुष्याला एक निराळेच वळण मिळाले। माझे चुलते पुण्याच्या YMCA च्या कंपाउंड मध्ये रहत असत। देखो राइटर कहता है कि बाद में हमारी जिंदगी में एक अलग अलग ही मोड़ आ गया। क्यों क्या हो गया फिर कि इनके जो चाचा थे वो YMCA का कोई ग्राउंड होगा उसके पास ये रहते थे, है ना। आगे देखो। ही संस्था खेळाकरिता प्रसिद्ध असल्या कारणाने बरेच लोग या संस्थेचे सभासद होते। देखो ये YMCA नाम की जो संस्था है ये क्या करती थी, मतलब ये स्पोर्ट्स के लिए थी ये संस्था, और स्पोर्ट्स को मतलब मोटिवेट करने का काम करती थी। और जब राइटर के चाचा वहां पर रहने के लिए गए तो वहां के बहुत सारे लोग इस संस्था में काम करते थे। तो फिर क्या होता है आगे देखते हैं। रोज सकाळ संध्याकाळ ज्यांना जसे जमेल त्याप्रमाणे ते खेळायला येत असत। चलो, तो इस संस्था में काम करने वाले बहुत सारे जो लोग हैं वो जब भी उनको वक्त मिलता था वो खेलने के लिए आते थे। देखो आगे क्या होता है फिर। साहजिकच याचा परिणाम माझ्या बालमनावर हुई। राइटर कहता है कि फिर इन लोगों को देखकर इनका जो खेलने का इफेक्ट है ये मेरे ऊपर भी हो गया। आगे देखो फिर अब। मुळातच खेळाची आवड जास्त असल्याने मी त्या सभासदांचा खेळ लक्ष देऊन पाहू लागलो। राइटर कहता है कि मुझे तो खेलने का शौक था ही, तो फिर वो जो भी खेल खेलते थे मैं उनको बहुत ध्यान लगाकर देखता था। आगे देखो। अनेक खेळाडू पाहण्याची मला रोज संधि मिळू लागली। राइटर कहता है कि ये जगह पर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते थे और मुझे उनको देखने का चांस मिल रहा था। शाळा सुटली न सुटली तोच धावत येऊन मी प्रथम ग्राउंडवर हजर होत असे। राइटर कहता है कि जैसे हमारा स्कूल छूटता था मैं जल्द से जल्द ग्राउंड के ऊपर आता था। सर्व खेळात मला क्रिकेटचा खेळ फार आवडू लागला। राइटर कहता है कि वैसे तो वहां पर बहुत सारे खेल वो खेलते थे, लेकिन फिर भी मुझे बाकी खेलों की बजाय क्रिकेट को देखना बहुत अच्छा लगता था। मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था। या खेळानेच मला जास्त भुरळ पाडली। राइटर कहता है कि ये जो क्रिकेट है ये मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगा। कधी कधी काही खेळाडू स्वतःला भरपूर खेळायला मिळावे म्हणून लवकर येत असत,
देखो राइटर कहता है कि उस ग्राउंड के ऊपर कुछ खिलाड़ी जो है वो बहुत सारा वक्त वहां पर गुजारने के लिए ज्यादा से ज्यादा उनको खेलना था, इसलिए वो जल्दी आते थे, है ना। कोणी नाही असे पाहून ते मला चेंडू फेकायला बोलवत। राइटर कहता है कि तो कुछ जो खिलाड़ी है वहां टाइम से पहले ही आते थे, और जब वहां पर उनको कोई दिखाई नहीं देता था तो वो राइटर को बुलाते थे और बॉल फेंकने के लिए कहते थे। आगे देखो, मी अशा कामासाठी नेहमीच तैयार असायचा। राइटर तो कहता है कि देखो मैं तो पहले से इंटरेस्टेड था ऐसे कामों के लिए, तो फिर मतलब सोने पे सुहागा होता था, मतलब मैं तो जाता तो था खेल देखने के लिए, लेकिन मुझे खेल खेलने का भी चांस उस बहाने मिलता था। आगे देखो, आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन, या संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊन मी अधिक उत्साहाने आणि आनंदाने जितक्या जोरात बॉल टाकता येईल तितक्या जोरात टाकून तो सभासदांची दांडी उडवण्याचा प्रयत्न करत असे। देखो राइटर कहता है कि क्या होता था, मतलब कुछ खिलाड़ी जो है वो टाइम से पहले आते थे ग्राउंड के ऊपर, तो वहां पर उनको कोई दूसरा दिखाई नहीं देता था, तो वो मुझे बुलाते थे खेलने के लिए, और मैं भी इतने जोर से खेलता था, मतलब मैं बॉलिंग तो ऐसी करता था मानो बॉल में उनकी डंडी ही उड़ाऊं, इस ऐसी मतलब कोशिश करता था मैं। और इसलिए मतलब बहुत ही मन लगाकर खेलता था, मजा आता था राइटर को खेल खेलने में। आगे देखो, माझा उत्साह पाहून मला उत्तेजन मिळावे आणि त्यांनाही खेळायला मिळावे म्हणून ते देखील मुद्दामच आउट होत। देखो राइटर कहता है कि मेरा वो जो बॉल टाकने का अंदाज था वो उन लोगों को भी इतना अच्छा लगता था कि वो भी जानबूझकर आउट होते थे और लेखक को खुश करने की कोशिश करते थे, है ना। क्योंकि अगर समझो राइटर बहुत कोशिश कर रहा है उनको आउट करने की, अगर वो आउट ही नहीं होंगे तो राइटर को लगेगा यार मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ उनको आउट करने की और ये आउट ही नहीं हो रहे, तो पॉसिबिलिटी रहती कि राइटर नर्वस हो जाता, और अगर नर्वस हो जाता तो उसका उससे मन उब जाता क्रिकेट से, तो फिर वो भी लोग जानबूझकर आउट होते थे और राइटर का जो उत्साह है उसको बढ़ाने की कोशिश करते थे। आगे देखो, ते देखील मुद्दामच आउट होत तेव्हा माझी छाती आनंदाने फुगत असे आणि मी अधिक जोराने फेकत असे। मात्र जेव्हा इतर सभासद येत तेव्हा नाईलाजाने त्यांना बॉल द्यावा लागे। देखो राइटर कहता है कि जब आगे वाला प्लेयर आउट होता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं और जोर से बॉल डालने की कोशिश करता था, लेकिन जब बाकी के प्लेयर आते थे तो मजबूरन मुझे उनको बॉल सौंपना पड़ता था। आगे देखो, तरी सुद्धा लांब उडालेला चेंडू धावत जाऊन अडवण्यात आणि तो लगेच उचलून फेकण्यात मी समाधान मानत असे। देखो राइटर कहता है कि भले ही उनके जब दोस्त या उनके जो दूसरे खिलाड़ी है वो आते थे तब मैं उनको बॉल देता था, लेकिन फिर भी मैं वहां से नहीं जाता था, मैं उनका खेल देखता था, क्योंकि मुझे पता था कि जब भी बॉल बाउंड्री के बाहर आती थी तभी वो लोग मुझे वो बाउंड्री के बाहर की जो बॉल है वो मतलब फेंकने के लिए बुलाते थे और मैं उसी में मतलब सेटिस्फाइड रहता था। चलो उसी बहाने आप उनको बॉल फेंकने का चांस तो मिला। आगे देखो, आपणही त्यांच्याप्रमाणेच खेळावे अशी मनात इच्छा आई। राइटर कहता था कि मुझे भी लगता था कि क्यों ना मैं भी इनकी तरह ही खेलूं, है ना, तो इसीलिए मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, ऐसा राइटर कहता है। चलो आगे देखो। हाँ, पुढच्या आयुष्यात क्रिकेट खेळाडू होण्याची खुणगाट मी इथेच मनाशी बांधली। देखो राइटर कहता है कि इस चीज का असर मेरे ऊपर ऐसा हुआ कि बचपन में ही मैंने डिसाइड किया कि आगे आगे चलकर अपन को क्रिकेट में ही जाना है, तो बचपन में ही मैंने ये बात डिसाइड कर ली कि मुझे क्रिकेट में ही जाना है। आगे देखो, प्रॅक्टिस संपल्यावर प्रॅक्टिस संपल्यावर चेंडू गोळा करू लागणे, दुसऱ्या दिवसासाठी ग्राउंडवर पाणी मारणे इत्यादि कामात मी ग्राउंड मंसला आनंदाने मदद करत असे। मतलब राइटर कहता है कि जब समझो वो लोग खेल कर जाते थे तब वो ग्राउंड के ऊपर के बॉल हो या वहां पर कोई ग्राउंड के ऊपर का काम हो, क्योंकि कल ग्राउंड तैयार करने के लिए उसके ऊपर पानी डालना हो, ऐसे काम करने के लिए वहां का जो ग्राउंड मन है मैं उसको मदद करता था, है ना। आगे देखो, हे सर्व होत असताना रात्रीचे 6 ते 8 वाजता माझे काका सर्व मुलांना एकत्र बसून प्रार्थना शिकवत व अभ्यासाला बसवत। राइटर कहता है कि ये तो हो गया मेरा मतलब
स्पोर्ट की तरफ का सब कुछ, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं स्टडी भी करता था, क्योंकि रात के 6 बजे से 8 बजे तक मेरे जो चाचा है वो हम सबको एक जगह बिठाते थे, वहां पर प्रार्थना और स्टडी हमसे करवाते थे। मतलब देखो, राइटर सब कुछ करता है, मतलब वो खेलता भी है और स्टडी भी करता है। आगे देखो, त्यानंतर एक आनंदाची गोष्ट घडली, माझ्या वडिलांची बदली परत पुण्याला झाली। देखो, मतलब राइटर कहता है कि ऐसा कुछ हमारा चल रहा था सब कुछ, लेकिन ऐसे में एक बहुत अच्छी बात हो गई। क्या हो गई? कि पापा का ट्रांसफर फिर से एक बार पुणे को हो गया। तो फिर आगे देखो, माझ्या आई वडिलांना YMCA मधील खेळाडूंकडून माझ्या खेळाबाबत स्तुतिपर उद्गार ऐकू येऊ लागले। मतलब राइटर कहता है कि जैसे ही मेरे मम्मी और पापा वापस पुणे मतलब पुणे आ गए, तो वहाँ की जो संस्था थी, कौन सी? YMCA। तो उस संस्था के जो खिलाड़ी थे, उन खिलाड़ियों के द्वारा मेरे मम्मी पापा को ये पता चला कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये सब कुछ सुनकर उनके मम्मी पापा को भी बहुत खुशी होती थी। हे ऐकून त्यांना देखील आनंद वाटे। माझे वडील स्वतः हॉलीबॉल चैंपियन होते। देखो, राइटर कहता है कि मेरे पापा भी हॉलीबॉल के चैंपियन थे, त्यामुळे ते मला नेहमीच खेळात प्रोत्साहन देत। तो वो भी एक खिलाड़ी होने की वजह से वो भी राइटर को मोटिवेट करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे स्पोर्ट्स के लिए। आगे देखो, एकदा दुपारी त्यांना जेवणाचा डबा घेऊन गेलो असताना त्यांनी मला दुकानात नेले आणि 6 रुपयांची एक जुनी बैट विकत घेऊन दिली। देखो, राइटर कहता है कि जब मैं उनको मतलब दोपहर को उनका जो डब्बा है खाने का वो लेके जाता था, तो एक दिन क्या हुआ कि पापा मुझे एक दुकान में ले गए और वहां से मुझे 6 रुपए की एक पुरानी बैट खरीद कर उन्होंने मुझे दे दी। देखो, तो बैट कितने में आती थी? 6 रुपए में पुरानी। तो वो दौर ही कुछ वैसा था, है ना। पैसे की वैल्यू बहुत थी उस जमाने में। आगे देखो, ती बैट पाहून माझा आनंद गगनात मावेना। देखो, राइटर कहता है कि वो बैट को देखकर मेरी खुशी मानो सातवें आसमान के ऊपर चढ़ गई हो, इतना मैं खुश हो गया। मी तसाच ती बैट घेऊन मित्रांना दाखवत सुटलो। राइटर कहता है कि वो बैट लेकर मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले गया। आगे देखो अब, ठीक है। त्यावेळेस वडिलांचा मासिक पगार अवघा 24 रुपए होता। राइटर कहता है कि वो बैट को लेकर मुझे इतनी खुशी हो गई कि मैं अपने सभी दोस्तों को वो बैट दिखाने लगा। और उस वक्त मेरे पापा का जो पगार था वो 24 रुपीज था। पापा का पेमेंट कितना था? 24 रुपीज। सॉरी, आगे देखो। तो पापा का पगार 24 रुपीज था। देखो, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक महीने का पेमेंट कितना था? 24 रुपीज, एक महीने का पेमेंट। आप आजकल तो 24 रुपीज तो समझो कितनी कम अमाउंट है ना। लेकिन वो दौर ही कुछ ऐसा था। आगे देखो, माझे वडील अभ्यास व शाळा या बाबतीत फारच कडक असत। राइटर कहते हैं कि मेरे पापा जो है वो स्टडी और स्कूल्स के बारे में बहुत ही मतलब डिसिप्लिन थे, है ना। एकदा मी शाळा चुकून ग्राउंडवर क्रिकेटचा एक मित्रत्वाचा सामना पाहत बसलो होतो। वडील घरी आले तेव्हा त्यांनी मला पाहिले व संतापाने छड्या मारत शाळेत नेऊन बसवले। त्या क्षणापासून मी शाळा मात्र कधीच चुकवली नाही। देखो, राइटर कहता है कि एक बार क्या हुआ कि मैं एक बार स्कूल में ना जाकर ग्राउंड के ऊपर गया, एक ऐसा ही सामना था, वो सामना देखने के लिए। लेकिन जब पापा घर में आए और पापा ने देखा कि मैं अभी तक घर में ही हूँ, ये देखकर उनको बहुत बड़ा गुस्सा आया और मुझे पीटते हुए वो स्कूल लेकर गए। और उस दौर से, उस टाइम से मैंने कभी भी स्कूल को मिस नहीं किया, मतलब मैंने कभी भी स्कूल को जाना बंद नहीं किया, मैं हर रोज स्कूल जाता था। अब आगे देखो, 1945 साली भारतात ऑस्ट्रेलियन सर्व्हिसेसचा एक क्रिकेट संघ पुण्यात आला होता। मतलब 1945 में एक बार ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पुणे में आई थी। देखो, आगे देखो, फिर पुणे क्लबच्या ग्राउंडवर त्यांची एक मॅच झाली। या सामन्यात अर्थात तिकीट होते व मैदानावर गोलाकार कणात घालण्यात आलेली होती। राइटर कहता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार जब पुणे में आई तब वहां पर उनका एक मैच था
और मैच होने की वजह से मैच देखने के लिए तो मतलब टिकट ही था, टिकट मतलब पैसे थे, है ना। और सर्कल के टाइप का वहां पर एक मैदान बनाया गया था, ऐसा रायटर कहता है। त्यामुळे त्यामुळे आत जाण्याचे सर्व मार्ग बंद होते। देखो, राइटर कहता है कि वो पूरा क्लोज होने की वजह से मतलब मैं अंदर नहीं जा सकता था, मैं क्या कोई भी अंदर नहीं जा सकता था मैच मुफ्त में देखने के लिए। ही मॅच तर पाहायलाच पाहिजे आणि तीही फुकटात, म्हणून माझी धडपड सुरू झाली। राइटर कहता है कि अब क्या करें, क्योंकि मैच देखने के लिए तो टिकट था और हमारे पास तो पैसे नहीं थे, तो कुछ भी करके मुझे मुफ्त में ये मैच देखनी थी और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा था। देखो अब आगे क्या होता है। सुदैवाने हा प्रश्न ग्राउंडच्या बाजूला असलेल्या मोठ्या झाडांनी सोडवला। देखो, राइटर कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, मेरा ये जो प्रॉब्लम था वो उस ग्राउंड के बाजू में बहुत बड़े बड़े या बहुत ऊंचे पेड़ थे, उन पेड़ों ने मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मतलब देखो क्या किया होगा राइटर ने, उन पेड़ों के ऊपर जाकर उन्होंने ये मैच देखी होगी, है ना। वो कहते हैं ना कि नीड इज मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तब इन्वेंशन होता ही है। मतलब इनको मुफ्त में मैच देखना था तो इन्होंने इन्वेंशन किया पेड़ के ऊपर जाने का और मुफ्त में मैच देखने का, है ना। नीड इज मदर ऑफ इन्व्हेन्शन। आगे देखो, माझ्या काही मित्रांसहित झाडावर बसून मी दिवसभर मॅच पाहत होतो आणि अजूनही वाटते की पुन्हा एकदा तसेच झाडावर चढावे आणि तेथूनच मनसोक्त मैच पाहावी। देखो, राइटर कहता है कि मैं और मेरे कुछ दोस्त हम पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पेड़ के ऊपर चढ़कर हमने पूरे दिन भर हम वो मैच देखते रहे और आज भी मुझे ऐसा लगता है आज भी मैं कुछ उसी तरह से पेड़ के ऊपर चढ़कर मैच देख लूं, मतलब आज भी मैं उस दौर को मिस करता हूँ। आगे देखो, मी आणि माझे मित्र मॅचेसचे वर्णन आमच्या बुद्धीप्रमाणे जोर जोरात हातवारे करून इतरांना ऐकवत असू। देखो, राइटर कहता है कि हम सिर्फ ऊपर जाके मतलब मैच ही नहीं देख रहे थे, बल्कि मैच की कमेंट्री भी हम हमारी तरफ से कर रहे थे। मतलब जैसे हमारे माइंड का लेवल था उस लेवल का इस्तेमाल करके हम कमेंट्री भी कर रहे थे उस पेड़ के ऊपर से। दिवसाचा खेळ झाल्यावर कोणी झेल कसा घेतला, कसा सोडला, कशी दांडी उडवली, चौकार कसा मारला याची रसभरीत चर्चा करतच आम्ही चालत चालत घरी परतत असू। देखो, राइटर कहता है कि मैच खत्म होने के बाद भी मतलब कौन कैसा खेला इसका हम डिस्कशन करते थे, है ना। किसने कैसा खेला, किसने कैसी मतलब किसने कैसा विकेट लिया, किसने कैसा चौका मारा, इन सब चीजों का डिस्कशन करते करते हम घर आते थे। आगे देखो, ही मॅच पाहिल्यावर तिचा माझ्या मनावर फार मोठा परिणाम झाला। विशेषतः मॅच संपल्यावर खेळाडूंच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यासाठी जी झिम्मड उडते तेव्हाचे ते दृश्य काळजात भिडले। राइटर कहता है कि मतलब ये तो सब हम करते ही थे, लेकिन मैच खत्म होने के बाद वो जो क्रिकेटर थे उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए जो लोगों का जो जमावड़ा उनकी तरफ जाता था वो देखकर तो मानो वो नजारा हमारा दिल छू जाता था। आगे देखो, काही खेळाडू आनंदाने स्वाक्षरी देत होते तर काही नाकारत होते। मतलब राइटर कहता है कि कुछ जो प्लेयर थे वो खुशी से ऑटोग्राफ देते थे और कुछ जो है वो ना कहते थे। हा सर्व सोहळा पाहून मनात आले की आपणही मोठे खेळाडू व्हावे। राइटर कहता है कि ये सब नज़ारा देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि क्यों ना मैं भी बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाऊं, है ना। मग आपल्या भोवती देखील अशीच स्वाक्षऱ्यांची गर्दी होईल। देखो, राइटर कहता है कि मैं सपने देखने लगता था कि अगर खिलाड़ी अच्छा बन गया तो मेरे इधर उधर भी ऐसे ही ऑटोग्राफ लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ेगी। आगे देखो, बस तेव्हापासून स्वाक्षरीच्या तालमीला सुरुवात झाली। देखो, मतलब जब से मैंने वो नज़ारा देखा मानो तब से ही मैं ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस करने लगा। आगे देखो, विशेष म्हणजे वर्गात गणिताच्या तासाला वहीची अनेक पाने माझ्या स्वाक्षरीने भरू लागली। देखो, राइटर कहता है जब से मैंने वो नज़ारा देखा ऑटोग्राफ का तब से मैंने मेरी जो मैथ की नोटबुक थी उसके मानो कितने पन्ने मैंने अपनी ऑटोग्राफ कर करके भरे होंगे ये तो कोई भी नहीं जानता, है ना। आगे देखो, जर चुकून माकून शिक्षकांचे माझ्याकडे लक्ष गेलेच तर मला प्रश्न विचारलाच तर न कळत तोंडातून हाऊज दॅट
असे उत्तर बाहेर पड़े। मतलब राइटर कहता था कि अगर मतलब मैं ये काम चोरी छुपे करता था ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस करने का, लेकिन फिर भी अगर टीचर का ध्यान मेरी तरफ अगर गया और उन्होंने अगर मुझे पूछा कि ये क्या है, तो मेरे मुंह से गलती से हाऊस दॅट असे उत्तर बाहेर पडे आणि हे उद्गार ऐकून वर्गात एकच हशा हुई आणि माझी मान लाजेने खाली हुई। मतलब कुछ वक्त के लिए मानो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब स्पोर्ट्समैन ही हूँ, और अगर मुझे किसी ने सवाल पूछा तो मेरे मुंह से वही बाहर आता था जो स्पोर्ट्समैन के मुंह से बाहर आता है। और ये सब सुनकर मेरे क्लास के सब स्टूडेंट्स हंसते थे, और उनकी वो हंसी देखकर मेरी जो गर्दन है वो शर्म के मारे झुक जाती थी, है ना। मतलब ऐसे ही। पण हीच लाजेने खाली घातलेली मान मी जेव्हा थोड्या दिवसांनी आंतरशालेय सामन्यात 100 धावा केल्या, तेव्हा सर्वांच्या डोळ्यातील कौतुकांचे भाव पाहण्यासाठी अभिमानाने वर झाली। देखो राइटर कहता है कि मैं मानता हूँ कि स्कूल में जब ऑटोग्राफ की वजह से मेरा इंसल्ट हुआ था, तब मेरा जो माथा था वो नीचे झुक गया था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इंटर स्कूल मैचेस थे, और इंटर स्कूल मैच में जब मैंने एक ही मैच में 100 रन किए, तब सब लोगों मेरी तरफ मतलब आश्चर्य से देखने लगे, और ये मेरी नीचे हुई हुई जो गर्दन है वो मानो अभिमान से ऊपर हो गई, है ना। आगे देखो, माझे नाव मोठ्या अक्षरात शाळेच्या बोर्डावर झळकले, और मेरा नाम जो है वो बहुत बड़े लेटर में स्कूल के बोर्ड के ऊपर लिखा गया। विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी माझ्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली, आणि त्याच वेळी प्रथम मला क्रिकेट खेलत असल्याबद्दल धन्य धन्य वाटले। तो इसका असर क्या हुआ कि मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर, इन सब लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की, और तब जाके मुझे लगा कि चलो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। आगे देखते हैं। माझ्या मनात क्रिकेटचे बीज पेरले गेले आणि उगवले ते असे। राइटर कहता है कि आज भले ही मतलब मैं इंडिया की तरफ से खेला हूँ, लेकिन ये जो खेलने की शुरुआत है ये कहीं ना कहीं मेरे बचपन में हुई थी। और कब हुई थी? तो स्कूल में हुई थी, ऐसा वो कहता है। तो मेरे बचपन में मेरे मन में जो क्रिकेट के बीज बोए गए, आगे चलकर वो फले फूले बड़े हो गए, और तब जाके मैं बहुत बड़ा क्रिकेटमैन बन गया। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है, एक किशोर नाम का एक मैगजीन आता है किशोर, उस मैगजीन में वो 1972 में छपकर आया हुआ एक चैप्टर है। शायद उसी दौर में राइटर अपने इंडिया की तरफ से खेलते भी होंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आप सुन रहे थे द पाटिल सर एकेडमी, द पाटिल सर CBSE एकेडमी ये चैनल। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर्स और कमेंट भी करना ना भूलिए। थैंक यू।